Hello everyone, welcome back to IAS Cafe. My name is Priyanka. Let us begin with today's decoding session of the Hindu, 29th of October 2023. From today's paper, we will be discussing about these three important topics. Number one is about the United Nations General Assembly. अभी अभी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में गाजा पैलेस्टीन इन सबको लेके वोटिंग हो रही थी जिसमें इंडिया ने अपने आप को एक्सटेंड किया, वोट नहीं किया किसी के भी साइड में। तो इसी को लेके अब सेंटर जो है वो डिपेंड कर रहा है। सेकेंड यहाँ पे बात हो रही है अबाउट द क्यूआर कोड, दैट विल द क्यूआर कोड इंप्रूव द एक्सेस टू द फूड लेबल्स, एंड थर्ड इज अबाउट द क्लाउड सीडिंग. So starting with the first thing, that center defends the UNGA abstention. India abstained in the United Nations General Assembly vote on a resolution that called for an immediate humanitarian truce in the Israel-Hamas conflict on the Friday. तो ये जो इजराइल और हमास का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इस पूरी कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जो रेजोल्यूशन पास हो रहा है उसमें वोट की बात करी गई थी जिसमें इंडिया ने एब्सटेन किया, यानी वोट किसी के भी फेवर में नहीं किया. So the resolution which does not contain the words Hamas and hostage, ये हुआ था with 120 votes in favor और 14 जो है उसके against में. The resolution decided to request the United Nations highest judicial body to render an advisory opinion on what are the legal consequences arising from the ongoing violation by Israel of the right of the Palestinian people to the self-determination. From its prolonged occupation, settlement and annexation of the Palestinian territory occupied since 1967, including the measures aimed at altering the demographic composition, character, status of the holy cities of Jerusalem, and from its adoption of related discriminatory legislation and measures. Resolution adopted by a recorded vote with 87 votes in favor, 26 against और यहाँ पे 53 है इन्होंने abstain किया जिसमें इंडिया भी है. तो ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो रेजोल्यूशन है उसको हम समझते हैं. यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है वो होती क्या है वो हम यहाँ पे देखते हैं. यूएन रेजोल्यूशन एक तरह से फॉर्मल एक्सप्रेशन है ओपिनियन का या फिर विल है यूएन के ऑर्गन्स का, यानी जो भी यूनाइटेड नेशन के ऑर्गन कंट्रीज है या फिर मेंबर्स है उनकी जो ओपिनियन है उसको फॉर्मली एक्सप्रेस करने का तरीका है यहाँ पे रेजोल्यूशन. फॉर एग्जाम्पल इंडिया इज अ मेंबर, तो क्या यहाँ पे इंडिया का ओपिनियन क्या है, एक्सप्रेशन जो है आपके पास वो क्या है, उसका हम फॉर्मल एक्सप्रेशन पे वोट किसको बता रहे हैं. सिमिलरली बाकी की कंट्रीज ने यहाँ पे ओपिनियन क्या है वो इसको यहाँ पे आप फॉर्मल एक्सप्रेशन में वोट किसको यहाँ पे बता रहे हैं. तो वी कैन से दैट यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशंस आर formal expressions of the opinion or will of the UN organ. यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली रेजोल्यूशन जो है डिसीजन है, डिक्लेरेशन है वोटेड ऑन बाय ऑल द मेंबर स्टेट ऑफ यूनाइटेड नेशन इन द जनरल असेंबली. जनरल असेंबली जो है, देखो यूनाइटेड नेशन के बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं जिसमें से एक है जनरल असेंबली, सो इट इज यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली. यहाँ पे यूजुअली 50% मेजोरिटी चाहिए होती है ऑफ ऑल द वोट्स प्लस वन, यानी कि सिंपल मेजोरिटी, यानी 50% प्लस वन. तो यहाँ पे ये रिजोल्यूशन पास होने के लिए सिंपल मेजोरिटी जो यहाँ पे चाहिए होती है. So however, if the General Assembly determines that the issue is important question, तो यहाँ पे फिर वो 2/3 मेजोरिटी जो लग जाती है, सिंपल मेजोरिटी नहीं आती. आई रिपीट, यूनाइटेड नेशन में आपके पास जो जनरल असेंबली है उसका जो रेजोल्यूशन पास होता है वो दो तरीके से. नॉर्मली यहाँ पे सिंपल मेजोरिटी से पास होता है यानी कि 50% प्लस वन, और फिर यहाँ पे क्या होता है कुछ इंपॉर्टेंट अगर मैटर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे वोटिंग हो रही है तो यहाँ पे 2/3 मेजोरिटी लगेगी यानी स्पेशल मेजोरिटी. तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या, व्हाट आर दीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो अगर यहाँ पे वोटिंग किसकी, if the voting is occurring because of the maintenance of the international peace and security, admission of the new members to the UN, suspension of the rights and privileges of membership, expulsion of the members, operation of the trusteeship और the budgetary question. अब यहाँ पे एक और चीज की बात हो रही है कि जो जनरल असेंबली की जो रेजोल्यूशन है जो कि यहाँ पे वोट हो रही है, चाहे सिंपल मेजोरिटी से हो रहा हो या फिर आपके पास स्पेशल मेजोरिटी से हो रहा हो, ये नॉन बाइंडिंग है टुवर्ड्स द मेंबर स्टेट. वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे जो रिजोल्यूशन होता है यूएनजीए में, दीज आर नॉन बाइंडिंग. ये जो मेंबर स्टेट है उन पर बाइंडिंग नहीं होता है.
Now let's understand about the United Nations General Assembly यानी कि UNGA। तो हमारे पास यूनाइटेड नेशंस है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इसके 6 ऑर्गन्स होते हैं। इट हैज 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स एंड अमोंग दीज 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हमारे पास एक जो है वो है आपके पास यूएनजीए, दैट इज यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तो द जनरल असेंबली जो है इज द मेन डेलिबरेटिव, policy making and representative organ of the UN. It meets from September to December every year and then between January and August. तो यहाँ पे सितंबर से दिसंबर में हर साल ये मिलता है और फिर बाद में जनवरी से अगस्त में इसकी मीटिंग होती है। 193 जो है इसकी मेंबर स्टेट है ऑफ द यूएन आर रिप्रेजेंटेड इन द जनरल असेंबली, तो मेकिंग इट द ओनली यूएन बॉडी जिसमें यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेशन है। ये यूनाइटेड नेशन की इकलौती ऐसी ऑर्गन या बॉडी है जिसमें आपके पास हर जगह से यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे आपको मिलेगा। तो जो प्रेसिडेंट है जनरल असेंबली का, उसको इलेक्ट किया जाता है हर साल बाय असेंबली बाय टू सर्व अ 1 year टर्म ऑफ द ऑफिस, यानी कि हर साल इस असेंबली के प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है टू सर्व फॉर द 1 year। तो ईच ऑफ द 193 मेंबर सिस्टम जो है उनके यहाँ पे इक्वल वोट लगता है। तो ये हो गया हमारे पास यूनाइटेड नेशंस के बारे में। यूएन की जो जनरल असेंबली है, जो वोट है वो कैसे होगा, जैसे कि जनरली सिंपल मेजोरिटी होता है और आपके पास स्पेशल मेजोरिटी भी यहाँ पे लगती है अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया और इंडिया ने यहाँ पे अपनी डिप्लोमेटिक पॉलिसी को फिर से दिखाते हुए यहाँ पे एब्सटीन किया वोट से, किसी का साइड यहाँ पे नहीं लिया, बिकॉज इंडिया के लिए कहीं ना कहीं बहुत डिसाइड का बनी है। Now coming to the next question, that QR code, QR का फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड। जब हम QR स्कैन करते हैं, improve the access to the food labels, तो क्या ये फूड लेबल्स को एक्सेस करने में इम्प्रूव करता है? So what is the advisory from the Food Safety Standard Authority of India? What is it? Why is it important to have the labels? The Food Safety and Standard Authority of India has recommended the inclusion of a QR code on food products for accessibility। तो यहाँ पे देखो पूरी बात क्या हो रही है, सबसे पहले तो ये है आपके पास FSSAI, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक बॉडी है जो कि सेफ्टी के साथ डील करती है फूड में। इन्होंने रिकमेंडेशन दिया है, यानी कि सजेशन दिया है, दे हैव रिकमेंडेड और गिवन अ सजेशन दैट जितनी भी फूड प्रोडक्ट है उन पे हमको क्यूआर कोड को इंक्लूड करना चाहिए। Why? For accessibility by visually impaired individuals, stating that this will ensure access to the safe food for all। अब ये जरूरी क्यों है? अगर मैं पैकेज फूड के बारे में बात करूं तो पूरे विश्व में इंडिया जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट है पैकेज फूड। चिप्स, बिस्किट, मैगी, रेडीमेड आटा, रेडीमेड डोसा बैटर, रेडीमेड इडली बैटर, रेडीमेड रसगुल्ला बैटर, रेडीमेड गुलाब जामुन बैटर, एवरीथिंग। तो पूरे वर्ल्ड में इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट ऑफ द पैकेज फूड इन द वर्ल्ड एंड इज करेंटली विटनेसिंग अ ग्रोइंग बर्डन ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। अब जिसने भी ये डिजीज वाला मेरा लेक्चर देखा उसको पता होगा, कम्युनिकेबल का मतलब होता है वो डिजीज जो कि इन्फेक्ट हो सकती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, यानी कि इन्फेक्शियस डिजीज, और नॉन कम्युनिकेबल वो होती जो कि इन्फेक्शन नहीं करती, राइट? So which have seen an abrupt rise globally since the last 2 decades according to the WHO। तो यहाँ पे राइटर क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले तो फूड की सेफ्टी में जो हम क्यूआर लाने की बात करें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट है पैकेज फूड का, और इंडिया में जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है वो बढ़ रही है because of these habits of food, because of the lifestyle। So besides और भी factors है, this trend is attributed to aggressively marketed, cheaper and more easily available pre-packaged foods, which is finding a growing preference among the consumers। Every consumer has the right to know exactly what he is paying for, he is getting and what he is promised। तो यहाँ पे राइटर कह रहा है कि हर एक कंज्यूमर का ये अधिकार है, ये राइट है कि वो भाई पैसा दे किस चीज के लिए रहा है, ये जो प्रोडक्ट आप हमें बेच रहे हो इसके बारे में आप हमें बताइए। So with this new initiative, an informed choice will be offered to the consumers, pointing out that moves should be backed by also identifying the unhealthy food। जो unhealthy food है वो भी आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी और आपको बताना पड़ेगा। So the FSSAI should get the sequence right for labeling and QR code for visually impaired should be
part of mandate for the front of pack labeling warning labels. Now what information will the QR code provide? आपके पास ये जो QR कोड है ये क्या इंफॉर्मेशन आपको देता है? सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए जो FSSAI है, it has advised that these new QR codes should encompass comprehensive details about the product, including but not limited to the ingredients, nutrition information, allergens, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, वार्निंग, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन फॉर कस्टमर इंक्वायरी, एवरीथिंग. इट एड दैट कि जो क्यूआर कोड अगर इंक्लूजन हो गया इसका फॉर द एक्सेसिबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, तो डज नॉट रिप्लेस और नेगेट द रिक्वायरमेंट टू प्रोवाइड मैंडेटरी इंफॉर्मेशन on the product label as prescribed by the relevant regulation. So the latest advice caters to the two important regulations. The FSSAI's food safety standards जैसे कि labeling और display regulations है, 2020 का outline करता है information to be included on the labels of food products. फिर यहाँ पे आता है आपके पास Rights of Persons Disability Act 2015. ये भी recognize करता है of the right of individuals with disabilities and emphasizes the accessibility of health persons with a disability. अब कुछ ये क्यूआर कोड जो है उसका बारे में बताया गया कि कैसे आया. 1994 में इसको इन्वेंट किया था जापानीज कंपनी ने, बट दैट इज नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट. ठीक है, तो हमारा यहाँ पे है कि हमने इसको ऐड करना है, वो यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट. ठीक है, अब हम आते हैं अबाउट द क्लाउड सीडिंग. आज का डिस्कशन बहुत छोटा होने वाला है, दिस ब्रीफ डिस्कशन. थर्ड टॉपिक जो लास्ट टॉपिक है वो है क्लाउड सीडिंग. यूजुअली क्लाउड सीडिंग, यूजुअली जब आपके पास बारिश होती है तो क्या होता है कि हीटिंग बहुत होती है. हीटिंग की वजह से आपके पास जो वाटर मॉलिक्यूल्स उनकी हीटिंग होती है वो इवेपोरेशन होता है, ऊपर जाता है और वहां पे कंडेंसेशन होता है और क्लाउड बनता है. यही होता है, ज्योग्राफी में पढ़ते हैं हम. क्या होता है कि आपके पास यहाँ पे हीटिंग हो रही है तो ये वाटर पार्टिकल जो है इवेपोरेट होकर ऊपर जाते हैं, यहाँ पे कंडेंसेशन होता है और यहाँ पे फिर इसका बादल बनता है और अल्टीमेटली फिर इन्हीं बादलों से जब ये बर्स्ट आउट होते हैं तो यहाँ पे बारिश. क्लाउड सीडिंग जो है इससे हम आर्टिफिशियल बारिश करवाएंगे, इससे हम आर्टिफिशियल रेन करवाने की बात करें. क्लाउड सीडिंग ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम या तो ड्राई आइस या फिर सिल्वर आयोडेट एरोसोल जैसा जो नमक पार्टिकल होता है उसको हम क्लाउड के ऊपर वाली पार्ट में स्प्रेड करते हैं जिससे प्रेसिपिटेशन की प्रोसेस को स्टिमुलेट कर पाए आर्टिफिशियली और रेन बन सके. अब टाइप्स देखते हैं. सबसे पहले आपके पास हाइग्रोस्कोपिक क्लाउड सीडिंग. हाइग्रोस्कोपिक क्लाउड सीडिंग में क्या होता है? Disperses salt through the flare or explosives in the lower portion of the cloud. तो क्लाउड का जो लोअर पोर्शन है वहां पे आप इसको डिस्पर्स करते हो. The salt grows in the side as water joins with them. Static cloud seeding. It involves spreading a chemical like silver iodide into cloud. The silver iodide provides a crystal around which moisture contains. तो यहाँ से भी फिर क्या होगा? Artificial rain होगी. Dynamic cloud seeding. It aims to boost the vertical air current, which encourages more water to pass through the cloud, translating into the more wind. तो ये टाइप है, अभी इस पर बात हो रही है. मेजर जो फोकस है इसके एप्लीकेशन पे, एग्रीकल्चर में आप इसको यूज कर सकते हो. वो एरिया जहाँ पे बारिश नहीं है, सूखा है, ड्रॉट पड़ रहा है, वहां पे आप आर्टिफिशियली रेन क्रिएट कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल प्रोजेक्ट वर्षधारी जो कि कर्नाटक में था 2017. पावर जनरेशन, जब बारिश होगी तो ऑब्वियसली पानी होगा, पानी से आप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो. वाटर पोल्यूशन कंट्रोल कर सकते हो, मिनिमम समर फ्लोज को आप बैलेंस में ला कर सकते हो. फॉग डिस्पर्सल हो सकता है बारिश करवाने की वजह से और टूरिज्म जो है ऑब्वियसली वो यहाँ पे बूस्ट हो सकता है. अब चैलेंजेस क्या है? इसके पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं. प्लांट्स है, एनिमल्स है, इसको हानि का और जिसको नुकसान है वो पहुंच सकता है. जो वेदर पैटर्न है, ऑब्वियसली आप नेचर के साथ खिलवाड़ करोगे कुछ ना कुछ तो बदलेगा. तो जो वेदर पैटर्न है वो भी यहाँ पे एबनॉर्मल हो सकता है क्योंकि अभी क्या है, विंटर है, समर है, मानसून है, हमें पता है एक साइकिल चल रही होती है. अब आप आर्टिफिशियली बारिश करवाओगे, आप आर्टिफिशियली बारिश कराओगे तो पानी भी आर्टिफिशियली स्टोर होगा, उसमें हीट हो गई, फिर से इवेपोरेशन हो गया, तो पूरा वेदर पैटर्न जो चेंज हो जाएगा. महंगा तो है, कॉस्टली भी है, ये भी एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे चैलेंज है. पोल्यूशन तो हो ही रहा है. इसी से रिलेटेड 2019 में क्वेश्चन आया था दैट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डू सम साइंटिस्ट सजेस्ट द यूज ऑफ द सीरियस क्लाउड फिलिंग टेक्निक एंड द इंजेक्शन ऑफ द सल्फेट एरोसोल इन द स्ट्रेटोस्फीयर. पहला ऑप्शन था दैट क्रिएटिंग द आर्टिफिशियल रेन्स इन सम रीजन्स. सेकंड, reducing the frequency and intensity of tropical cyclone, reducing adverse effect of solar wind और global warming. तो इसका जवाब आपके सामने है, आप इसको देख सकते हैं. तो यही था आज का डिस्कशन और थैंक यू सो मच.